हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आज है 6 दिसंबर और हमारी 6वीं वीडियो पीवाईक्यू सीरीज की जो चल रही है जनरल अवेयरनेस के लिए। अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं, KBS, NBS और EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। आप देखते रहिए ये वाली पूरी सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो कल हम डिस्कस किए थे वो था सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर, जो 13/8/2024 को हुआ था। ये पेपर कौन कराता है? DSSS कराता है। तो उसका हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज से हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोणीय तने और सुगंधित पत्तियों वाला ओसीमम सेक्टम, ओसीमम सेक्टम किस पादप परिवार से संबंधित है? तो यहां पर पादप परिवार के बारे में बात की जा रही है और यह पूछा गया है जो ओसीमम सेक्टम है वो किस परिवार से संबंधित है। तो क्या वो लैमिएसी से है, या रूटेसी से है, या मालवेसी से है, या यूफोरबिएसी से है? तो ये चार नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर आप देखें लैमिएसी, तो लैमिएसी क्या है? ओसीमम सेक्टम, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं हम? तुलसी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तुलसी का पेड़ है। तुलसी का पेड़ है। कौन है? ओसीमम सेक्टम। तो ओसीमम सेक्टम को तुलसी का पेड़ कहते हैं। और ये कौन से परिवार से है? ये लैमिएसी परिवार से है। तो पहला ही इसका आंसर है। तो लैमिएसी परिवार, इससे तो आपका आंसर मिल गया। अगर हम अगले और परिवारों की बात करें तो जो रोटेसी है, तो रोटेसी परिवार कौन सा है? ये सिट्रस फूल जो होते हैं, सिट्रस फूल, सिट्रस फूल। अब सिट्रस का क्या मतलब है? सिट्रस से ही आपको पता चला होगा जो खट्टे होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं सिट्रस। जैसे नींबू है, नींबू, संतरा। तो इसमें क्या आता है? ये रोटेसी परिवार से संबंधित होते हैं। ठीक है, और इनके जो पौधों की पत्तियां और फले होते हैं उनमें तेल होता है, पत्तियों में और फलों में तेल होता है और इन्हें सुगंधित बनाता है। अगर हम बात करें मालवेसी की, तो मालवेसी क्या करता है? मालवेसी परिवार में क्या क्या आते हैं? जैसे कपास है, कपास, हिबिस्कस, आपने सुना होगा हिबिस्कस। ठीक है, इसके साथ साथ भिंडी, ये पौधे हैं, ये शामिल होते हैं मालवेसी में। और इन पौधों की पत्तियों और फूलों में क्या होता है? एक प्रकार के होते हैं जो औषधीय गुण के होते हैं। ये कैसे होते हैं? औषधीय गुण के होते हैं, औषधीय गुण के होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप यूफोरबिएसी की बात करें तो ये क्या होते हैं? इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? जिनमें दूधिया रस होता है। कौन कौन से पौधे होते हैं? इनमें दूधिया रस वाले होते हैं। दूधिया, दूधिया रस वाले, दूधिया रस वाले। ठीक है, तो दूधिया रस वाले पौधे किस में आएंगे? यूफोरबिएसी में आएंगे। और इनमें औषधीय गुण के साथ साथ सजावटी भी होते हैं। ये औषधीय, औषधीय प्लस सजावटीय। समझ में आ गए? चारों परिवार आपको समझ में आ गए? तो इसमें जो कोणीय तने वाला होता है, सुगंधित पत्तियां होती हैं, जिसमें क्या है? ओसीमम सेक्टम आता है। ओसीमम सेक्टम क्या है? तुलसी है। और ये कौन से परिवार से संबंधित है? लैमिएसी परिवार से संबंधित है। तो आपका सब पूरा हो गया 11वां क्वेश्चन। अगर हम इसका आंसर देखें तो लैमिएसी है। 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपफाइलम वर्टेब्रेटा का वर्ग नहीं है? अब ये थोड़े से कठिन कठिन से क्वेश्चन लग रहे हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता है कि इनके जो शब्द हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे एविज है, एम्फीबिया है, सेफेलोकार्डेटा है, या सरीसृप है। तो कौन सा वर्ग है? इनमें से कौन से वर्ग में ये आते हैं? बात करें अगर हम इन सब की बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो एविज होता है वो इसी वर्ग में शामिल होता है। इसके साथ साथ एम्फीबिया होता है, वो भी इसी में शामिल होता है। और सरीसृप वर्ग ये भी इसी में शामिल होता है। लेकिन सेफेलोकार्डेटा ये इसमें शामिल नहीं होता है। ये किस में शामिल होता है? ये कार्डेटा है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा वर्ग का होता है। ठीक है, तो कौन से वर्ग में है? ये जो सेफेलोकॉर्डेटा है वो कॉर्डेटा वर्ग का है। और बाकी एविज, एम्फीबिया और सरीसृप है, ये किसके हैं? ये वर्टेब्रेटा के हैं।
ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला ना कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ये आपका बायोलॉजी से है और बायोलॉजी थोड़ी सी ऐसी होती है कि क्वेश्चंस के जो शब्द होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। तो इसमें आपका सेफेलोकॉर्डेटा है जो आपका आंसर सही है। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मतलब कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? अब देखिए ये तो आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपके एसएसटी का पोर्शन भी है। तो बात करते हैं, ये सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, इन आर्टिकल्स में क्या क्या है, एक एक करके हम इन सब की बात करते हैं। अगर हम देखें पहला आर्टिकल कौन सा दिया हुआ है, 198। तो 198 की हम बात करें तो 198 क्या कहता है, राज्यों के विधानसभाओं विधानसभाओं और उनके कार्यों से संबंधित। ठीक है, ये हो गया आपका 98। अगर बात करें हम 324 की, तो 324 क्या कहता है आपका, 324 है राष्ट्रपति के कार्य। अब देखिए ये राष्ट्रपति के यही पूछा है ना, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। इसके साथ साथ प्लस चुनाव आयुक्तों की, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार। यह किसमें दिया है, आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। अगर बात करें हम आर्टिकल 290 की, तो यह क्या कहता है, आर्टिकल 290 कहता है आपका राज्यों के बीच, कोई भी राज्य, दो या दो से अधिक राज्य प्लस संघ के बीच, संघ और राज्य के साथ वित्तीय संबंध, ये किस में दिए हुए हैं, 290 में दिए हुए हैं। इसके बाद अगर हम देखें 265, तो 265 क्या कह रहा है आपका, 265 कह रहा है आपका करारोपण या कर वसूली से संबंधित के अधिकार से संबंधित। ठीक है, अब आपको समझ में आ गए चारों आर्टिकल। अगर 198 की बात करें तो ये राज्यों के विधानसभाओं और उनके कार्यों से संबंधित है। 324 है वो राष्ट्रपति को अधिकार दे रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए। अगर आप 290 की बात करें तो वो राज्यों के बीच और संघ के बीच वित्तीय संबंध के बारे में बात करता है। 265 की बात करें तो वो करारोपण या कर वसूली के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो चारों आर्टिकल आपको समझ में आ गए। तो इससे आपका आंसर क्या हो गया, 324 में क्या दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके हाथ में है, वो है आपके राष्ट्रपति के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2024 सीजन में पर्पल कैप जीता? अब देखिए आईपीएल होते हैं अपने देश में, तो आईपीएल में ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, तो इस तरह के कैप जीते जाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ही आंसर है, 2024 का है तो 2024 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हर्षल पटेल है उन्हें ये मिला था, पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला था। अब आगे जो भी क्रिकेट वाले आएंगे, लड़कों को तो ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, लड़कियों को नहीं आता है इस तरह के आंसर। ठीक है, तो बाकी अब तो मैं देखिए ये गलत तरीका हो गया बोलने का वैसे तो आप सभी लोग देखते हैं, तो हर्षल पटेल, सबको ये क्वेश्चन आना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। कौन सा शिलालेख है के शिलालेखों में कुमार गुप्त का उल्लेख पूरी पृथ्वी पर शासन करने के रूप में किया गया है? अब देखिए शिलालेख पे फिर से आ गया और ये हमने बात की थी, मेहरौली, प्रयाग, मंदसौर या बिलसाड। ठीक है, तो जो शिलालेख है, अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक शिलालेख होते हैं और एक होते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, तो शिलालेख और स्तंभ लेख अलग अलग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मंदसौर की। तो मंदसौर के बारे में हमने एक बात की थी कि मंदसौर का जो स्तंभ लेख है
उसके बारे में हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब आपको उस क्वेश्चन का रिपीट बताना है कि आप देख भी रहे हैं पुरानी क्लासेस की नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मंदसौर के शिलालेख की। तो जो मंदसौर का शिलालेख है, इसमें कुमारगुप्त के बारे में बात की गई है। और यह कब लिखा गया था? मंदसौर का जो शिलालेख है वो 5वीं सदी में लिखा गया था। और इसमें जो कुमारगुप्त हैं उनकी प्रशंसा की गई, प्रयाग प्रशस्ति की गई, जैसे सम्राट हैं, ये सार्वभौम हैं, इस तरह की बातें की गई थी मंदसौर के शिलालेख में। और ये कहां पर है? ये एमपी में है। ये तो हमने पिछली बार भी बात कर ली थी। तो शिलालेख स्तंभलेख मंदसौर कहां है? एमपी में है। अब चलो मैं बता ही देता हूं, एमपी में जो स्तंभलेख था उस स्तंभलेख की, मैं मंदसौर का स्तंभलेख की बात कर रहा हूं, स्तंभलेख। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा था? ये बात कर रहा था यशोधर्मन के बारे में। यशोधर्मन, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर हम मेहरौली की बात करें तो मेहरौली गुप्त काल से संबंधित था। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित था, गुप्त काल। और इसमें बहुत बड़े एक व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और उनके बारे में ऐसा लिखा गया है। जो मेहरौली का, जो दिल्ली में का मेहरौली का स्तंभलेख है वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति है, वो तो आपको पता ही है किनके साथ था। और जो बुलसार है वो यूपी में है। ठीक है, और यूपी में अब ये क्या है? ये अवशेष मिले हैं इसके। और अवशेष किससे संबंधित है? ये भी गुप्त काल से ही है, गुप्त काल। और इसके बारे में किसमें दिया गया है? महेंद्रादित्य के बारे में, महेंद्रादित्य। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। इतना डिटेल में हिस्ट्री में नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें ये सारी चीजें आपकी होंगी, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाया करेगा। ठीक है, अगर शिलालेख या स्तंभलेख के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका क्लियर वहां से हो जाया करेगा। तो इससे आपका तीसरा आंसर ही तो मिल गया। मंदसौर में कुमारगुप्त के बारे में बताया गया कि ये पूरी पृथ्वी के ज्ञाता है, इन्हें पूरा एकदम सम्राट, सार्वभौम, ये सारी बातें की गई थी इनके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र नहीं है जहां से गांधार स्कूल की कलाकृतियां मिली हैं? मतलब कौन कौन से केंद्र हैं इसमें जहां से गांधार की कलाकृतियां मिली हैं, उससे आपका पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तो बात करते हैं गांधार स्कूल के बारे में। तो गांधार जो स्कूल है, गांधार स्कूल में क्या होता था? भारतीय जो उपमहाद्वीप है, मध्य एशिया का जो एरिया था, उसमें बौद्ध कला के प्रारंभिक विकास की बात करी गई थी। ठीक है, और इस शैली में क्या होता है? बुद्ध को बुद्ध सत्व की मूर्ति के रूप में दिखाना जाना शुरू कर दिया था। अब देखिए थोड़ी सी चीज है, एक तो बौद्ध से संबंधित है, ठीक है, प्लस यहां पर जो ग्रीको रोमन थी, ग्रीको रोमन शैली को इसमें डाला गया था। जो बुद्ध सत्व के बारे में बात की गई थी, तो बौद्ध से रिलेटेड थे बौद्ध सत्व। अब बौद्ध सत्व क्या होते हैं ये तो हम एंशिएंट जब थोड़ा सा देखेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। तो बुद्ध सत्व, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जो बोधिसत्व होते हैं ये क्या होते थे कि जैसे महात्मा बुद्ध तो चले गए थे, महात्मा बुद्ध के बाद बोधिसत्व आए। अब महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि अपने मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसे क्या करना होगा? खुद ही कष्ट झेलने होंगे। लेकिन बुद्ध सत्व का जब कॉन्सेप्ट आया तो बुद्ध सत्व ऐसे होते थे जो दूसरों के लिए खुद कष्ट झेलते थे और कहते थे कि आपको अगर स्वर्ग का रास्ता देखना है तो हम आपके लिए कष्ट झेलेंगे। तो कुछ इस तरह का काम करते थे, उन्हें बुद्ध सत्व कहा जाता था। तो समझ में आ गया। अब बुद्ध सत्व की, बौद्ध में बुद्ध सत्व की जो मूर्तियां बनाई जा रही थी वो ग्रीको रोमन लिपि में बनाई जा रही थी, और ये कौन सी शैली थी? गांधार शैली थी। ठीक है, और इसका विकास कब हो रहा था? पहली से 5वीं सदी के बीच में हो रहा था। ठीक है, तो पहली से 5वीं सदी के बीच में गांधार के बारे में। अब गांधार के देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट थे। तो पहला आप याद रखना, तक्षशिला, ये सारे ही आपको इस तरह से याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन ये वाले बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। दूसरा बेग्राम, तीसरा आपका हुड्डा या हड्डा, ठीक है, हड्डा भी कहते हैं। तो देखो यहां पर भी आपका हड्डा ही लिखा हुआ है, हड्डा। ठीक, तो ये क्या हो गए आपका? तक्षशिला, बेग्राम और हड्डा। केवल क्या बचा? घंतसाला आपका नहीं बचा।
नहीं मिला। तो घंतसाला कहां है? घंतसाला आपका है आंध्र प्रदेश में, यहां लिखते हैं घंतसाला है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये गांधार से संबंधित तो है नहीं है, तो इसमें क्या है, प्राचीन व्यापारिक नगर के रूप में ये जाना जाता है, प्राचीन व्यापारिक नगर। ठीक है, यहां बौद्ध कला के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन ये गांधार शैली से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर क्या मिल गया आपका? घंतशिला, घंतसाला आपका आंसर है। तो घंतसाला या घंतसाला ये कुछ नाम होते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा देखना है। इसमें आंसर क्या हो गया? घंतसाला हो गया, जहां पर आपको गांधार शैली नहीं मिली है। बाकी तक्षशिला, बेग्राम, हड्डा या हुड्डा में आपको मिला है। 17वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दो सूचियां दी गई हैं और सुमेलित करना है। अब देखिए फिर से आर्टिकल पे आ गया, तो आर्टिकल के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये आयोग के बारे में बात कर रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये आपको देखने हैं कौन कौन से हैं, तो एक एक करके इन पर ही बात करते हैं। तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये आपका 338 बी में सुमेलित है, मतलब ये सीधा सीधा आपका पहले का ए ही मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले का ए, अगर आपको एक ही पता है तो आपका आंसर तो 4 सही हो गया यहीं पर ही। ठीक है, अगर बात करें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये 350 बी के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी आपका सीधा सीधा मिल गया सेकंड। ठीक है, अगर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें, तो अभी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं। भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति की शक्ति, भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रपति की शक्ति 324। ठीक है, तो 324 से ये रिलेटेड है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, कैग किस में आएगा? कैग आएगा आपका 148 में। ठीक है, तो कैग 148 में है और निर्वाचन आयोग 324 में है। बाकी का राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 338 बी में है। अगर भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की बात करें तो वो 350 बी में है। तो इससे तो आपको समझ में आ गया कौन सा है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में भी पता होता तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते। ठीक है, और बाकी का ये वाला जो सी है ये तो आपका रिपीट ही है। तो अब देखिए फिर से रिपीट आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन लगाने क्यों है आपको, इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं। चौथा आपका सही है। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। अब देखिए, गणगौर का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? रिपीट है क्वेश्चन की नहीं, हर बार एक पेपर में त्योहार आपका पूछा ही जा रहा है। तो यहां पर मैं कोई भी डिटेल नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसका बताऊंगा, गणगौर राजस्थान। आपको रटे हुए होने चाहिए, पूरी लिस्ट मैंने दी है, सारे रट लो एक एक करके, एक दिन में 4-4 पढ़िए, फिर 4-4 पढ़िए। ठीक है, तो बाकी का आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो गणगौर का त्योहार आपका राजस्थान से है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण बनता है? अब देखिए ये आपका एसएसटी से रिलेटेड आ गया। कम जनसंख्या, बेहतर अवसर, रोजगार के अवसर या उच्च निरक्षरता दर। ठीक है, हाई इलिटरेसी रेट करता है क्या ये, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करती हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज करती हैं, या लो पॉपुलेशन करती है? तो अगर बात करें इनमें निर्धनता का कारण, तो निर्धनता के कारण में डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में 9th क्लास में लिखा हुआ है, उच्च निरक्षरता दर ही निर्धनता का कारण बनती है। सीधी सीधी लाइन आपकी एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। उच्च निरक्षरता दर क्या बनती है? निर्धनता का कारण बन सकती है। अब जैसे कम जनसंख्या है, तो कम जनसंख्या निर्धनता का कारण कैसे बन सकती है? जनसंख्या कम हो या ज्यादा हो, निर्धनता से मतलब नहीं है, आपकी कैपेसिटी कैसी है, वहां के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो मानव पूंजी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अगर वो खुद का विकास कर पा रहे हैं, उन्हें संसाधनों का उपयोग करना आ रहा है, तो वो जनसंख्या तो कोई मतलब ही नहीं, मायने ही नहीं रखती है। अगर उच्च जनसंख्या होगी और पूंजी अधिक हो, अगर वो मानव पूंजी के रूप में अगर बदल जाएंगे तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, कम जनसंख्या होगी और मानव पूंजी के रूप में नहीं है तो भी ये बेकार है। अगर बेहतर अवसर मिलेंगे आपको, फिर तो आपकी निर्धनता दर कम और होगी ना, और रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे तो ये भी निर्धनता दर को कम करेंगे। लेकिन उच्च निरक्षरता दर, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, तो वो क्या कर पाएंगे?
अपने जो क्षमता है वो शारीरिक क्षमता का तो प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन मानसिक क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो निरक्षरता दर है उसे निम्न करना पड़ेगा, निरक्षरता दर को कम करना पड़ेगा। तो इससे 19वां आंसर आपको मिल गया, उच्च निरक्षरता दर। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका 1955 के नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्धारित नहीं है? कौन सा है? नागरिकता की खरीद। देखिए, अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिकता जो अधिनियम है 1955 का नागरिकता अधिनियम है, तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे डायरेक्ट ही फिर भी हो जाएगा, जन्म से, वंश से, या जो नागरिकीकरण होती है उससे। ठीक है, तो क्या होगा इसका मैं बता दूं, जो पॉइंट है इसके उसमें, बाकी का तो आपको आंसर तो मिल ही गया। ठीक है, लेकिन अगर आप 1955 का नागरिकता अधिनियम की बात करें तो इसमें पहला होता है जन्म से, दूसरा होता है आपका वंशज से, तीसरा होता है आपका पंजीकरण के द्वारा। अब पंजीकरण करा के आप किसी भी कर सकते हैं, बहुत से पंजीकरण से। ठीक है, तो पंजीकरण अगर जैसे बाहर रह रहे हैं आप तो वो पंजीकरण करा सकते हैं, 10 साल का, 7 साल का, 15 साल का, इस तरह की चीजें भी होती हैं, क्या कितने दिन आप भारत में रह रहे हो, तो इस तरह की भी चीजें हैं। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चौथा है इसका नागरिकीकरण से, और पांचवा है आपका भारत के क्षेत्र का समावेशन, भारत के क्षेत्र का समावेशन। अब देखिए, जन्म से तो आपको समझ में ही आ रहा है, कोई व्यक्ति है वो भारत में जन्म ले रहा है तो उसे मिल जाएगा। वंशज से, अगर भारतीय माता पिता है या उसके दादी बाबा हैं और उसके बाद वो भारत में आके बस जाए तो वो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर पंजीकरण की बात करें, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो वो क्या कर सकता है, भारत में आके बसे 5 साल 7 साल और उसके बाद वो कहे कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसे एक पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उससे उसे नागरिकता मिल जाएगा। अगर आप बात करें नेचुरलाइजेशन की, मतलब नागरिकीकरण की, तो उससे भी आपको मिल जाएगा। और भारत के क्षेत्र का समावेशन, अभी मान लीजिए जैसे ये है आपका भारत, ठीक, अब आप भारत ने क्या किया, बहुत ही आप लोग कहते रहते हैं ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब भारत कितना हो गया, ये हो गया पूरा भारत। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो नागरिक होंगे वो भी अब किसके नागरिक बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। लीजिए, लोग चाइना को कब्जा कर ले रहे हैं, ठीक है, तो चाइना के जो नागरिक होंगे वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो इस तरह से समावेशन, अगर क्षेत्र का समावेशन हो रहा है भारत में, तो उसके भी नागरिक कैसे बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो समझ गए नागरिकता से। तो इससे अगर आप आंसर देखें इसका, ठीक है, तो इसमें क्या है, नागरिकता की खरीद, कहीं आपको देखने को मिला नागरिकता को खरीदा नहीं जा सकता है कि बैठे बैठे नागरिकता को खरीद लिया, ये नहीं हो सकता। परचेसिंग द सिटीजनशिप ये नहीं है, इस वजह से यही आपका आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, नागरिकता की खरीद नहीं कर सकते हैं, बाकी सबसे आप कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी चीजें हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी का आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप कमेंट करिए, मैं वहां पर भी आपका रिप्लाई करता हूं। यहाँ पर भी आप कमेंट करिए, मैं यहाँ पर भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। हर जगह पे आपका रिप्लाई मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, पूछिए और अपना सॉल्यूशन पाइए। बाकी क्लासेस तो आपकी फैंटास्टिक चल ही रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लोगों को शेयर कर ही दिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।